नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज हम 5 बड़ी खबरों पर विश्लेषण करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे खेमनेई के चेतावनी के बारे में, जब खामोशी टूटी और धमकी गूंज गई। 12 दिन की जंग, हजारों धमाके, सैकड़ों लाशें और अब आया वो पल जब चुप्पी टूट गई। ईरान के सबसे ताकतवर शख्स अयातुल्लाह अली खमेनेई ने आखिरकार सामने आए। ना कोई रैली, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि एक रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन आवाज में था गुस्सा, दर्द और साफ साफ चेतावनी। अमेरिका को ललकारा, इजराइल को खुली धमकी दी और साफ कहा अगर दोबारा छेड़ा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ये पहली खबर रहेगी। दूसरी खबर की बात करते हैं। जंग के बीच ट्रंप की एंट्री, नेतन्याहू को बचाने की अपील। आज दूसरी खबर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि जंग के बीच जब मिसाइलें गिनने का वक्त था, तब अचानक सियासत के मैदान में हुई एक एंट्री और पूरा खेल ही बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, अब इजराइल की अदालतों को सलाह दे रहे हैं। ट्रंप ने खुलेआम मांग की है कि नेतन्याहू के खिलाफ चल रहा भ्रष्टाचार का मुकदमा खत्म किया जाए। कहा यह वक्त है नेतन्याहू को मजबूती देने का, अदालतों में घसीटने का नहीं। जंग अभी थमी नहीं है, दुश्मन अब भी सरहद पर है। और उसी वक्त ट्रंप ने यह सवाल खड़ा कर दिया, क्या एक नेता के युद्धकालीन फैसलों पर मुकदमा चल सकता है? दूसरी खबर। तीसरी खबर की बात करेंगे। तीसरी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान के कबूलनामे पर। जब जंग के मैदान में छिपे राज्यों की बात सामने आती है तो सच की परतें खुलने लगती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने किया बड़ा खुलासा। भारत से लड़ाई के दौरान चीन ने दिया था खुफिया मदद। चीन ने पाक को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी दी थी और इस बात से अब छुपाना मुश्किल हो गया है। वो खेल जो होता रहा है पर्दे के पीछे। क्या ये मदद पाकिस्तान की ताकत थी या उसकी कमजोरी? क्या भारत को इस साजिश का अंदाजा था? ये तीसरी बड़ी खबर होगी। चौथी खबर की बात करेंगे। चौथी खबर में बात करेंगे 12 दिन की जंग, हजारों मौतें और अब सामने आया वो सच जो इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान ने दिया ऐसा जवाब जिसने इजराइल की हिम्मत तोड़ दी है। इतिहास में पहली बार इजराइल ने महसूस किया है ऐसा नुकसान। 12 अरब डॉलर का भारी घाटा हुआ है और देश की अर्थव्यवस्था पर इसको सीधा असर पड़ रहा है। मिसाइलों ने उड़ान, इमारतें बिल्कुल छिन गई हैं और 9000 से ज्यादा लोग विस्थापित भी हुए। क्या इजराइल संभल पाएगा इस तबाही से? क्या ये जंग अभी खत्म होगी या फिर भड़क उठेगी? ये चौथी खबर होगी। पांचवी खबर आपको बताएंगे। अब बात करते हैं पांचवी खबर की। ईरान के साथ हुई 12 दिन की जंग में अगर मौका मिलता तो इजराइल ने ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनेई की हत्या कर दी होती। यह बात खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटजू ने कबूली है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि इजरायली सेना ने हाल के इजराइल ईरान तनाव के दौरान ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई की हत्या करने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। इजराइल के 3 प्रमुख ब्रॉडकास्टर चैनल 12 और चैनल 13 और सरकारी न्यूज चैनल कान पर एक के बाद एक प्राइम टाइम शो में बोलते हुए काटजू ने इजराइल की युद्ध रणनीति के बारे में नए डिटेल्स बताए और स्वीकार किया कि खमेनेई के छुपने के बाद उनकी हत्या की योजना बंद कर दी गई। आगे बढ़ते हैं। खमेनेई की अमेरिका को साफ साफ धमकी दी है। ईरान ने साफ धमकाया है अमेरिका को। क्या कहा है अमेरिका संभल जाए, अगली बार सीधा होगा वार। हम हर अमेरिकी बेस तक पहुंच सकते हैं। जंग रुकी नहीं है, लेकिन जंग रुकी है, माफ करिएगा, लेकिन खत्म नहीं हुई है। क्या चेतावनी दी आपको बता रहे हैं। 12 दिन, सिर्फ 12 दिन और पूरा ईरान लहूलुहान हो गया। पर अब सामने आ रहा है वो शख्स जिसकी चुप्पी ने दुनिया को हैरान कर रखा है। जी हां, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई, जो पिछले 12 दिन से गायब थे, जिसे मरने तक की खबरें उड़ रही थी, अब अचानक एक वीडियो में सामने आए। कांपती आवाज, थकी आंखें, एक सादे कमरे में भूरे पर्दे के पीछे, झंडे के नीचे और एक पुरानी तस्वीर के सामने बोले। खमेनेई बोले क्या? अमेरिका को बताया दुश्मन नंबर 1। कतर में अल उदेद एयरबेस पर ईरानी हमलों को तमाचा कहा और दी धमकी। कहा फिर मारेंगे और तेज मारेंगे। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ वीडियो में आ जाना साबित करता है कि अब भी ताकतवर है, या फिर यह सिर्फ एक स्क्रिप्टेड जवाब था ताकि जनता में हौसला जिंदा रहे? हकीकत यह है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान की 720 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर वार किया। परमाणु साइट तहस नहस करी, कमांडर मारे गए,
वैज्ञानिक खत्म हुए। IAEA भी कह चुका है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम सालों पीछे चला गया है। तो क्या ये वीडियो सिर्फ पर्दा है उस सच्चाई पर जो छिपाया जा रहा है? क्या खamenei अब भी फैसला ले रहे हैं या सिर्फ स्क्रीन पर लाए गए? और क्या वाकई ईरान के पास कुछ ताकत बची है या बस अब सिर्फ चीन, रूस और कुछ बचे खुचे साथी? हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कैप्टन जयदेव जोशी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, साथ ही साथ ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। जयदेव जी के पास चलेंगे। जयदेव जी, ये खamenei का जो वीडियो आया है वो बहुत चौंकाने वाला है और शायद इतने दिन से खामोशी थी उसको चीरा है और कहा है कि साहब हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं, हम अमेरिका से भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और बेस पर वार करके ईरान साफ कर चुका है कि वो दबेगा नहीं। जरा सवाल दोहराएंगे, लास्ट का पार्ट आपका दोहराएंगे प्लीज। मैं कह रहा हूं ईरान दबने के लिए राजी नहीं है। उसने साफ साफ चैलेंज दिया है अमेरिका को, अब कुछ भी किया तो जवाब देने के लिए और सुनने के लिए रेडी रहिए। यस, करेक्ट। यही जो जवाब है ईरान का। और जैसे हम कल बात कर रहे थे अपने न्यूज प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमको ये गलती नहीं करनी चाहिए, ना ही ईरान को हल्के में लेना चाहिए और हम ना ही ये समझना चाहिए कि ईरान जो है वो हमास, हिजबुल्ला या हौदी या ऐसा कुछ है। जो ट्रंप ने खुद ने कहा वैसा अगर उसको हम सच माने तो बुली ऑफ द ईस्ट, चलिए वो शायद बुली नहीं है, वो इतना खराब नहीं है, उसके इतने सारे शायद गलत काम उसने नहीं किए हैं, बट फिर भी ईरान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। खamenei के जिस तरीके के तेवर है और आप वर्ल्ड डिप्लोमेसी और हर जो द टर्न ऑफ इवेंट, जिस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हुए उनको भी देखिए। इजराइल अटैक करता है ईरान के ऊपर, ईरान अटैक करता है इजराइल के ऊपर, अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर और फिर ईरान अटैक करता है कतर के अमेरिकी बेस के ऊपर। तो जैसे सबने अपना अपना अटैक कर लिया, सबने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने अपने टारगेट ग्रुप को खुद कर लिया। एक कमेंट कैप्टन जयदेव जी से हमने लिया। एक बार ब्रिगेडियर संजय खन्ना भी, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। संजय जी, ये चीजें हल नहीं हो रही, हम लोग भी डिस्कशन कर रहे हैं, लगता था कि साहब सीज फायर हो गया है, लेकिन आप देखिए चीजें बढ़ रही हैं। जो फ्रेश अटैक है इजराइल का, वो दिखाता है इजराइल भी नहीं चुप बैठेगा। इधर जो वीडियो खamenei के सामने आया है वो कह रहा है साहब अमेरिका सुधर जाओ, हम भी झुकेंगे नहीं। देखिए, इतना जल्दी अगर हम सोचे कि सीज फायर जो है उसके ऊपर वो अंकुश लगा देगा दोनों देशों के बीच में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दोनों देश कट्टर हैं, आपको पता ही कि इजराइल जो है वो इजराइल जो है वो वहां की जो न्यूक्लियर उनके सर, मैं सिर्फ एक बार रोकूंगा क्योंकि इस पूरी खबर की बात हो रही है। एक बार वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, आप लोग भी सुनिए क्या कहा ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei ने। ملت بزرگ ایران بی سختی به یکی از پایگاه‌های مهم و خساراتی وارد کرد. به ملت بزرگ ایران بی سختی به یکی از پایگاه‌های مهم و خساراتی وارد کرد. به ملت بزرگ ایران بی سختی به یکی از پایگاه‌های مهم و خساراتی وارد کرد. به ملت بزرگ ایران بی سختی به یکی از پایگاه‌های مهم و خساراتی وارد کرد. به ملت بزرگ ठीक है, हमने आपको सुनाया खamenei ने और साफ तौर पर उसका जो हिंदी वर्जन है उसमें यही है कि अमेरिका को चिताया है, इजराइल से कहा है कोई भी आवेश होगा हम छोड़ेंगे नहीं, मिडिल ईस्ट को एकजुट करने की बात करी है। संजय सर, पहले तो हम सीज फायर की बात कर रहे थे। हाँ। तो वो सीज फायर जो है इमीडिएटली मुझे नहीं लगता कि दोनों देश अपने आप को रोक पाएंगे। छोटी सी भी हरकत कहीं, चाहे ईरान में हो चाहे इजराइल में हो, वो इमीडिएटली जो है जैसे वो पहले टारगेट एक दूसरे को कर रहे थे वही सिचुएशन फिर शुरू हो जाएगी। अभी आप देखिए इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह की साइट्स पे
जो है मिसाइल्स फायर किए हैं और लेबनान में जो है उन्होंने काफी कुछ हताहत किया है। अब ईरान तो चुप बैठ रहा है अभी फॉर द टाइम भी, क्योंकि वो सीज फायर का चाहता है कि उल्लंघन ना करे, पर कभी भी कर सकता है। तो वो उसने अपने प्रॉक्सीज को फिर सक्रिय कर दिया है और वो प्रॉक्सी जो है वो इजराइल को तंग करेंगे। उसी मकसद से जो है ईरान, जैसे एक सांप को जब आप उसका सिर कुचल देते हैं तो सांप फिर उठने की कोशिश करता है, तो हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो है फिर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जो है इजराइल फिर उनके ऊपर जो है ये अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है उसने। इनफैक्ट ऑलरेडी काफी हैवी उन्होंने जो है जैसा संजय सर कह रहे हैं, हिजबुल्लाह लगभग जो आंकड़ा है वो लगभग 6-7 हजार लोगों को मारा है, जेट्स के भी इस्तेमाल किए हैं, हिजबुल्लाह को टारगेट किया है। लेबनान के कहीं से लेबनान प्रॉक्सी था। अब देखिए इस वॉर में लेबनान कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था ईरान के साथ, कहा जाता है प्रॉक्सी देश। ऐसे में क्या इजराइल का टारगेट यह है कि जितने भी प्रॉक्सी देश ईरान के साथ खड़े हैं कम से कम उसको कमजोर कर दिया जाए, जिसमें आने वाले समय में कोई चैलेंज ना उत्पन्न हो। यस, इजराइल का हमेशा से ही यही रुख रहा है कि उनको तकलीफ देने वाले, उनको अट्रिशन देने वाले या जो भी कोई उनको सराउंड करके बैठे हुए इस्लामिक या अरब कंट्रीज है, उनकी शक्तियों को कैसे खत्म किया जाए, या तो उनके साथ ऑफ लेट पिछले 5-7 सालों में उनके साथ पीस ट्रीटीज कैसे की जाए। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुछ हद तक इजिप्ट ने भी किसी न किसी तरीके की कमर्शियल या पीस ट्रीटी करने की बात या किसी न किसी जगह पे कोऑपरेशन की बात इजराइल के साथ शुरू कर दी है। जो ये नहीं कर पाते हैं या फिर जिनके साथ इजराइल ये नहीं कर पा रहा है या आइडियोलॉजिकली इजराइल इज एट वॉर, उनको लगातार दबाने की फिराक में इजराइल रहता है। और जिस तरीके से ये 12 जून को राइजिंग लायन के नाम से इजराइल ने अटैक शुरू किया, ऑपरेशन शुरू किया, उसके बेसिस में जो 2 शब्द थे और ये एक फीलिंग जो थी एग्जिस्टेंशनल थ्रेट की, कि उनको अपने इजराइल युद्ध पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेबनान में भीषण बमबारी हुई है। इजराइल ने लेबनान पर हमला किया है, स्ट्राइक्स की है। लगभग माना जा रहा है 6-7 हजार लोगों के मारे जाने की खबर है। प्रॉक्सी देश है लेबनान और इजराइल ने हमला खोल दिया है। इस पूरी जंग के दौरान लेबनान साथ में खड़ा हुआ था, ईरान के सब कुछ मुहैया करा रहा था। इसलिए इजराइल को लगता था कि अगर प्रॉक्सी देश को खत्म करना है तो पहले उसको खत्म करें, जिसमें आने वाले समय में वो चैलेंज ना बने। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि आखिर लेबनान की पोजीशनिंग क्या है। यह आप मैप देख रहे हैं, लेबनान, इजराइल, ईरान। लेबनान का प्रयोग किया था ईरान ने, लेबनान से भी फायरिंग हो रही थी, लगातार मिसाइलें दागी जा रही थी, ड्रोन्स दागे जा रहे थे। ईरान और लेबनान मिलकर अटैक कर रहे थे। इजराइल ने जो पहला टारगेट रखा वो ईरान को रखा, ईरान को बिल्कुल निस्तानाबूद किया जैसा उसका मानना था। उसके बाद जब सीजफायर भी अनाउंस हो गई तो उसे लगता था, क्योंकि प्रॉक्सी था लेबनान, इसलिए इस लेबनान को अब टारगेट बनाया, हिजबुल्लाह को टारगेट बनाया। ये वो संगठन है जो लगातार इजराइल का विरोध कर रहे थे और अब इस पर टारगेट रखा है इजराइल ने। इजराइल को लगता है कि अगर लेबनान कमजोर होता है तो ऑटोमेटिक सीधा इसका असर ईरान को पड़ेगा, यानी आने वाले दिनों में कोई चैलेंज नहीं होगा। मैप के जरिए समझिए, इजराइल, लेबनान और ईरान, लेबनान दोनों साथ में खड़े थे, इजराइल पर वार कर रहे थे। इजराइल ने मुंहतोड़ जवाब दिया ईरान को, इजराइल की तरफ से अमेरिका ने जवाब दिया ईरान को। लेबनान ईरान के साथ था, तो अब लेबनान जब सीज फायर हुआ ईरान के साथ, तो अब इजराइल ने टारगेट बनाया है लेबनान को। यह मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करी और कोशिश ये थी समझाएं कि आखिर लेबनान को टारगेट इजराइल ने क्यों बनाया। कैप्टन जयदेव के पास चलेंगे। कैप्टन जयदेव, बिल्कुल टारगेट और माइंडसेट क्लियर है इजराइल का, जो प्रॉक्सी में था टारगेट बनाइए, निस्तनाबूद करिए। यस, डेफिनेटली जो शुरुआती अटैक्स इजराइल ने करने शुरू किए थे वो भी साउथ लेबनान में ही हुए थे। साउथ लेबनान एकदम इजराइल के साथ सटा हुआ है एंड वो हाउस करता है द मोस्ट रेडिकल एंड मोस्ट फेरोशियस फैक्शन ऑफ हिजबुल्लाह और आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्सेस। तो इनफैक्ट अभी ये बोल रहे हैं और ये ब्लेम गेम है
एक तरफ दुनिया में चल रहा है, जो ट्रंप लीड कर रहे हैं, वो है क्रेडिट लेने की लड़ाई। दूसरी तरफ अपनी लड़ाई को आगे करने का जो चल रहा है, वो ये चल रहा है कि ब्लेम गेम वाली लड़ाई, कि हमने शुरू नहीं किया था, किसी और ने ये शुरू किया, उन्होंने उकसाया, उन्होंने सीज़फायर वायलेट किया और इसलिए हम जवाब दे रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, हिजबुल्ला अगर अटैक करता है इजराइल के ऊपर, तो इजराइल अटैक कर देता है सीधा उनके साउथ लेबनान वाले इलाके में, और जैसे ही वो टारगेटेड अटैक्स है, अगर वो टारगेटेड अटैक्स है, सिविलियन एरिया में नहीं है, मात्र हिजबुल्ला को अटैक करते हैं, तब भी ईरान या लेबनान एट लार्ज ऑल्सो हिजबुल्ला को निकाल बाहर करना या हमारा हिजबुल्ला के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये कहने के बदले हल्की सी भी छिटपुट गोलाबारी, ब्रिगेडियर सर और शायद इसके ऊपर जरा बोल सकते हैं, एट्रिशन फायर या ऐसा कुछ भी छिटपुट भी अगर हो जाए, तो उसको एस्केलेट होके बड़ा स्केल ले लेने में देर नहीं लग रही है जी। एंड यही सबसे ज्यादा वरिंग फैक्टर है इस लड़ाई का। ठीक है, एक बार संजय सर की बात। संजय सर, जी। लेबनान और कौन से देश आपको लगता है जो खाड़ी में है, जो खुलकर आने वाले समय में ईरान के साथ खड़े होंगे? क्योंकि एक माइंडसेट देखिए ये भी बन रहा है, कई देश न्यूट्रल भी थे, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने वॉर किया, एक अंदर से लोगों में फीलिंग उठी, एक सोच आई कि शायद कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए अब लोग एकजुट भी हो रहे हैं। हो सकता है आज पर्दे पे ना दिखे हमको, 3 महीने 6 महीने साल मर 2 साल बाद दिखे, लेकिन ये चीज शुरू हुई है जो मैंने पढ़ा। देखिए, ईरान क्योंकि एक शिया स्टेट है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जो बाकी देश है मिडिल ईस्ट के, वो उसके साथ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम वहां सुन्नी है जी। इसमें सिर्फ यमन जा सकता है, सीरिया कुछ हद तक जा सकता है, लेबनान क्योंकि वहां पे जो है पैलेस्तीन में जो है वहां पे हमास है, और यहाँ पे लेबनान में जो है हिजबुल्लाह है, जैसे कैप्टन जयदेव से बता रहे थे। तो बस यही जो है छोटा मोटे ग्रुप्स उनको जो है मदद कर सकते हैं, प्लस इराक से शियाइट जो टेररिस्ट है या मिलिटेंट्स आप बोल सकते हैं, वो ग्रुप जो है वो मदद कर सकते हैं। इससे ज्यादा ईरान को मिडिल ईस्ट से कोई मदद नहीं मिलने वाली है। क्योंकि सर एक और खबर है, दूसरी खबर, उस पर चलते हैं हम। आपको बताएंगे नेतन्याहू के लिए ट्रंप की खुली पैरवी है। नेतन्याहू पर मुकदमा बंद हो, उन्हें कोर्ट में नहीं कमान में होना चाहिए। पीएम के साथ साथ युद्ध के मास्टरमाइंड भी है। क्या करेंगे ट्रंप? ट्रंप की बड़ी बात आपको बताते हैं। जंग की आग धधक रही है, मिसाइलें चल रही हैं, सैनिक सीमाओं पर तैनात हैं, और ठीक उसी वक्त अमेरिका से आती है एक और सियासी धमकी। उस आवाज में क्या था? डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, वो ट्रंप थे जिन्होंने व्हाइट हाउस के भीतर बैठकर दुनिया की चाल तय करते हैं। अब कर रहे हैं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए खुलकर पैरवी। ट्रंप ने साफ कहा है भ्रष्टाचार का ये मुकदमा बंद होना चाहिए, नेतन्याहू को कोर्ट में नहीं कमांड पर होना चाहिए। उन्होंने इसे राजनीतिक उत्पीड़न भी कहा है और इशारों में जता दिया कि मौजूदा हालात में नेतन्याहू को घेरना इजराइल की कमजोरी भी बन सकता है। आपको बता दें, नेतन्याहू पर घूस, धोखाधड़ी और विश्वासघात जैसे गंभीर आरोप हैं। मुकदमा सालों से चल रहा है और इजराइल की न्यायपालिका उसे लेकर 2 हिस्सों में बटी नजर आ रही है। लेकिन अब जब तेहरान और तेल अवीव के बीच जंग की ज्वाला भड़क रही है, नेतन्याहू की भूमिका भी न सिर्फ प्रधानमंत्री की है, बल्कि वो सुरक्षा रणनीति और पूरे युद्ध अभियान के मास्टरमाइंड भी है। तो क्या ट्रंप की अपील सिर्फ दोस्ती में दी गई सलाह है या फिर एक सुपर पावर का सीधा हस्तक्षेप है इजरायली कानून और राजनीति में? क्या नेतन्याहू को अब युद्ध योद्धा कहकर भ्रष्टाचार के आरोपी से मुक्त किया जाएगा या फिर कानून अपना रास्ता खुद तय करेगा? आज हम उठाएंगे ये बड़ा सवाल, ट्रंप की अपील या नेतन्याहू की ढाल। क्या युद्ध के माहौल में न्याय ठहर पाएगा? सीधे चलेंगे अपने पैनल के पास, जयदेव जी के पास। जयदेव जी, आप देखिए, ये सुप्रीमेसी है, इसी को कहते हैं पावर गेम, इसी को कहते हैं बिग ब्रदर एडवांटेज। आप ईरान में भी इसीलिए दखलंदाजी कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां सत्ता बदलनी है। बांग्लादेश में भी कुछ यही हाल था, पाकिस्तान में कई बार कर चुके हैं, अब इजराइल पर भी वही दबाव। वो वर्ल्ड लीडर तो थे ट्रंप,
पर अब वो वर्ल्ड ओपिनियन सेटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक होता है ओपिनियन मेकर जो इन नेचुरल कोर्स ओपिनियन बना सकता है, बट अभी जिस तरीके से ओपिनियन सेट करने का प्रयास ट्रंप कर रहे हैं वो एकदम ऑलमोस्ट डिक्टेटोरियल होने के हद तक है। और हम ये फ्लिप फ्लॉप तो देखते हैं ट्रंप के कि अभी कुछ बोला फिर वो चेंज हो गया फिर बदल हो गया, ये फ्लिप फ्लॉप तो देखते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि कितनी बार ट्रंप जो अपनी तरफ से एक तरफा बात करते हैं बिग ब्रदर होने की, और उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी है। मेरी पुतिन के साथ बात हो चुकी है, यूक्रेन के साथ बात हो चुकी है, अगले कुछ दिनों में या घंटों में युद्ध विराम हो जाएगा, ऐसे कई सारे उनके ट्वीट या जो वो पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के ऊपर वो कर चुके हैं। कई ऐसे दावे कर चुके हैं कि मैं युद्ध खत्म कर दूंगा। आते ही उन्होंने युद्ध खत्म करने की बात की थी, रशिया से बात हो गई, ये बात की थी, पुतिन से बात की थी। किस तरीके से उन्होंने यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की को ह्यूमिलिएट किया था ओवल ऑफिस में, ये हमने सबने देखा। पर इन सभी बयानबाजी के बीच में रिजल्ट क्या आ रहा है? तो रिजल्ट इतना बड़ा नहीं आ रहा है। यही नेतन्याहू के जिनके साथ साथ मिलके उन्होंने बड़े सारे स्ट्रेटेजिक मूव्स किए, आज अगर ओपिनियन कुछ और हो रहा है तो वो नेतन्याहू के लिए ट्रंप कुछ और ही खुली पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर वही एक टाइम पे ये भी बोल देंगे और बोलते हैं कि इन दोनों को मैंने सुलह करा दी, इनको समझा दिया और अब कोई भी बॉम्ब नहीं दागेगा। आई एम अनहैप्पी, उनका कोट था कि आई एम अनहैप्पी, ईरान से ज्यादा मैं इजराइल से अनहैप्पी हूं। तो ये सारा चीज डोनाल्ड ट्रंप लगातार सेल्फ ऑब्सेशन, जो उन्होंने खुद ने बोला उसी चीज को दोहराना और वही चीज हर कोई माने, सलाम भरे, उस आउट ऑफ दैट डिजायर वो कर रहे हो, ऐसा अभी लग रहा है। ठीक है, एक बार संजय सर के पास। संजय सर, ये जो स्थिति है अब तक, मैं बार बार सोचता हूं कि रूस और चाइना कहां खड़ा हुआ है। आप देखिए, इजराइल अब अटैक कर रहा है सीधे लेबनान पर, प्रॉक्सी कंट्री पर, ईरान मान नहीं रहा है। तो उम्मीद कितनी है कि चाइना का, क्योंकि रूस ऑलरेडी वॉर में है, चाइना को लेकर क्या आपका इंटरप्रिटेशन, कुछ करेगा चाइना? क्या उतरेगा खुले समर्थन पर या फिर सिर्फ स्टेटमेंट जारी करेगा? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले ये जो अपना कैप्टन जयदेव साहब जो उन्होंने बताया है और उसके संदर्भ में थोड़ा और कुछ बताना चाहूंगा कि नेतन्याहू जो है एक पुराने सोल्जर हैं, वो आईडीएफ में नौकरी कर चुके हैं। उन्होंने इतने साल जो है इजराइल के ऊपर क्या क्या हुआ है मिलिटेंट्स के द्वारा, टेररिस्ट के द्वारा या और देशों के द्वारा, जो जब इनकी जंग हुई है तो ये सब में वो इन्वॉल्व रहे हैं। अभी ये जो करंट जंग हुई है उसमें भी टोटली इन्वॉल्व है और उनको मिलिट्री मैटर्स समझ आते हैं क्योंकि वो खुद मिलिट्री मैन रह चुके हैं। तो इस समय जो है ट्रंप साहब का ये बयान देना कि इनको अभी हटाया नहीं जाए, वो है तो दखल अंदाजी किसी भी देश की इंटरनल अफेयर्स में, बट नेतन्याहू का अभी हटना जो है वो बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है। और आने वाले समय में जब टाइम होगा नेतन्याहू का, उनको फिर जो है ट्रायल पे ले जाके जो कार्रवाई उनके वहां पे कोर्ट्स ने करनी है वो उनके पर निर्भर करता है, पर अभी हटाना जायज नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे कि रशिया और चाइना, आपने बिल्कुल सही कहा। रशिया जो है वो अभी फुल फ्लेजेड वॉर में इंगेज है, पर हाँ वो ईरान को जो है मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो अभी पॉज हुआ है, सीज फायर हुआ है, इस टाइम में जो है दोनों देश, इजराइल भी और ईरान भी जो है अपने आप को, जो उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जो है रिप्लेनिश करेंगे, उसको और ठीक ठाक करेंगे। उस लिहाजे से जो है रशिया इनकी मदद करेगा, क्योंकि रशिया की मदद जो है ईरान ने की है यूक्रेन वॉर में। चाइना जो है वो भी मिलिट्री इक्विपमेंट के साथ इनका ईरान का मदद करेगा, पर वो कहीं भी डायरेक्टली यहाँ पे जंग में घुसना नहीं चाहेगा, क्योंकि एक तो वहां ऑलरेडी अमेरिका बैठा हुआ है और दूसरा ये चाइना से बहुत दूर है मिडिल ईस्ट।
और मिडल ईस्ट में अभी तक चाइनीज ने उस टाइप से इंटरेस्ट नहीं दिखाया है जैसे कि अमेरिकन ने दिखाया है। और एक बार रशिया ने, जैसे आपको पता है, अफगानिस्तान में जो है उन्होंने काफी साल वहां पे रहे हैं। तो चाइना का तो मुझे नहीं लगता कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा और मदद देगा वो ईरान को। वर्बल सपोर्ट जो स्टेटमेंट्स देके वो दे सकता है, और जैसे मैंने बोला मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से और रशिया से ईरान को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है सर, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। मैं ठीक है आ रहा हूं, चलते हैं। आप तीसरी खबर पे ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं जयदेव जी से। जयदेव जी, ये बार बार आप देखिए चाइना भी फ्रंट्स खोले हुआ है। आज चाइना से जो बातचीत हुई एससीओ में राजनाथ जी की, चाइना के तेवर ठीक थे, लेकिन हिंदुस्तान ने चाइना को भी एक तरीके से आईना दिखा दिया कि साहब पाकिस्तान से कोई कॉम्प्रोमाइज बातचीत कुछ नहीं होगी, और अगर यही है तो हम डिक्लेरेशन पे साइन भी नहीं करेंगे। यस, डेफिनेटली एससीओ मोरलेस चाइना लीड करता है, चाइना का ही वो एक प्लेटफॉर्म है। और इस बार वहां पे मीटिंग थी डिफेंस मिनिस्टर्स की। आप ये देखिए कि चाइना की ऑडासिटी आप देखिए कि जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन आता है तो उस जॉइंट डिक्लेरेशन में बलूचिस्तान में कौन से टेरर अटैक हुए वो लिखा जाता है। उसमें सपोजिडली भी नहीं, अलेजिडली, एज इफ हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा हो, वैसे एलिजिडली भारत का उल्लेख होता है। पर कितना कन्वीनियंटली वो भूल जाते हैं एससीओ के मेंबर कंट्रीज, अबाउट 10 ऑफ देम, 10 एक जितने मेंबर कंट्रीज हैं एससीओ के, कितना आसानी से वो भूल जाते हैं कि पहलगाम में क्या हुआ और उसका डायरेक्ट पाकिस्तान का कनेक्शन क्या है। तो अगर चाइना ये इस किस्म की राजनीति और इस किस्म के नैरेटिव बिल्डिंग पे जाने की कोशिश करेगा तो भारत ने ये दो टूक बता दिया है कि वो पुराना जमाना था। हालांकि वो काफी रिसेंट है कि टेरर और टॉक साथ में नहीं हो सकते। सिर्फ बात नहीं करेंगे ऐसा नहीं, किसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जहां पे बाकी देश भी हो वहां पे अग्री होने के लिए भी हम तैयार नहीं होंगे। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज बाय इंडिया, नॉट ओनली टू चाइना, पाकिस्तान, बट टू द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है सर, एक बार संजय सर के पास चलेंगे। संजय सर, नुकसान का एक आंकड़ा आया है इस ईरान और इजराइल में, $13 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इजराइल ने नुकसान उठाया है इस वॉर में, $13 बिलियन। देखिए, कहीं पे भी जंग होगी, कल भी मैं किसी टीवी चैनल पे यही बता रहा था कि हर देश जो है वो अपने आप को बोलेगा कि जी मैं विजय रहा हूं। जब तक कि एक देश को बिल्कुल ही निस्सल नाबूद नहीं कर दिया जाए, वो तब तक ये बोलता रहेगा कि मैं इस जंग में विजय रहा हूं। आप पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान की हमने क्या हालत की ऑपरेशन सिंदूर में, हमारे पूरे देशवासी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद भी इतना बेशरम मुल्क है कि उन्होंने तब भी पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम जो है हम इस लड़ाई के विनर हैं। दूसरी तरफ जो है ईरान इजराइल में भी यही हो रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि कोई भी लड़ाई जो है उसमें एक्चुअली कोई विनर नहीं होता, क्योंकि वहां की आवाम वो मारी जाती है इस लड़ाई में। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस का तो होता ही होता तबाह, वो तो टारगेट पे ही आता है, पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज हैं सिविलियंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, वो सब तबाह हो जाती हैं। तो उसको एक तो रीबिल्ड करने में आप सोचिए कि कितने, जो लड़ाई में आपका हथियार और एमिनेशन लगा है वो तो खर्चा है ही है, उसके बावजूद जो है जो आपने नेशन बिल्डिंग में वापस खर्चा करना है वो कितना ज्यादा है। तो इस वजह से जो है बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर जो है इजराइल अभी तक। एक खबर और है सर, उस पर भी डिस्कशन है, हमारी तीसरी खबर आज की। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा कबूलनामा सामने आया है। जंग के वक्त चीन ने दी थी खुफिया मदद, भारत के खिलाफ चीन से मिलती थी इंटेलिजेंस, ड्रैगन ने चुपचाप दे रहा था डेटा। इस्लामाबाद को मिली है सीधे चीन से मदद। यह पाकिस्तान का कबूलनामा आपको दिखा रहे हैं।
जंग हो चुकी है, जवाब भी मिल चुका है, लेकिन अब हो रहा है कि एक बड़ा खुलासा, वो भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का। जी हां, जुबानी कहा है, ख्वाजा आसिफ ने खुद कबूल किया है भारत से जंग के दौरान चीन दे रहा था पाकिस्तान को मदद, और वो भी खुफिया मदद। जी हां, चीन पाकिस्तान का छिपा हुआ साथी है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में जुड़ी जानकारी दे रहा था, सीधे इस्लामाबाद के हाथों में थमा रहा था सैटेलाइट इमेज, खुफिया डेटा, मिशन मूवमेंट, सब कुछ चुपचाप शेयर किया जा रहा था। ख्वाजा हाफिज ने साफ कहा है कि चीन और पाकिस्तान एक दूसरे से खुफिया जानकारी शेयर कर रहा था, और यह सब भारत के खिलाफ हो रहा था। यह वही वक्त था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाक के आतंकी अड्डों को उड़ा डाला था। हमारी मिसाइलों ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को तबाह कर दिया था। एलओसी पर पाक की हर नापाक हरकत का मिला था करारा जवाब, और अब इस कबूलनामे ने साफ कर दिया है जंग सिर्फ पाकिस्तान से नहीं थी, पर्दे के पीछे खड़ा था ड्रैगन चीन। तो क्या ये चीन सिर्फ दोस्त है या भारत के खिलाफ दुश्मनी के साथ खड़ा रणनीतिक साझेदार है? क्या पाकिस्तान अब खुद ही हार छिपाने के लिए चीन की मदद की कहानी गा रहा है, या ये सच्चाई है एक दो मुंह बातें? सीधे अपने गेस्ट के पास चलते हैं, जयदेव सर के पास। जयदेव सर, पाकिस्तान ने खुद कबूल किया है कि साहब जो भी था वो हमको, जितनी भी इंटेलिजेंस थी, मैपिंग थी, पैरामीटर्स थे, वो चाइना ने दिया था। चाइना के सैटेलाइट्स की मदद से भारत की मूवमेंट पे नजर रखना, ये हुआ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। जी, हमारे कई लोगों ने इसके बारे में उस समय पे भी, ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब भी हमने इसके ऊपर, कई लोगों ने ये सस्पिशन जताया था कि इस तरीके से चाइना मदद कर रहा होगा। एंड आज जब हमारे सामने ये बात खुल के आई है, तब हम ये भी कह सकते हैं कि ये बात कोई नई नहीं है, बस ये है कि आज पुख्ता तौर पे हमारे सामने आई है। चाइना हमेशा से ये करने की कोशिश करता है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका का, वहां पे चाइना ने अपने 2 नेवल वेसल्स को प्लेस किया था। इट वॉज टोल्ड कि उनमें से कोई सर्वेलेंस नहीं करेगा, बट उनमें सर्वेलेंस करने की कैपेबिलिटीज थी, तो चाइना ये करता रहा है। सिमिलरली सेम चीज चाइना करता है ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान का है, वहां पे लगा के। तो ये अभी जैसे और अभी होगा आने वाले दिनों में, आई एम वेरी श्योर रजत जी, हमारे सामने ऐसी बातें भी खुल के आएंगी कि किस तरीके से और चाइना ने, तुर्की ने, अजरबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद की, एंड हाउ दे वर ऑल हैंड इन ग्लव। ठीक है, एक बार वापस चलते हैं संजय सर की तरफ। संजय सर, ये तो बहुत खुला था कि चाइना हमारा मेजर और बड़ा दुश्मन है, पाकिस्तान को हमेशा छोटा दुश्मन माना गया। लेकिन जब चीन का रवैया भी देखिए, अब तक मैं फिर उस कंटेक्स्ट में आऊंगा कि अब पाकिस्तान कहां खड़ा है। एक तरफ चीन उसके साथ है, लेकिन खुलकर नहीं है, पर्दे के पीछे से। क्या आने वाले समय में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को दूसरी निगाह से देखेंगी? देखिए, पहले तो ये जो अभी हम सर्विलेंस की बात कर रहे थे और कि डाटा जो है चीन दे रहा था, वो आज से नहीं दे रहा है, वो सालों साल से दे रहा है। और उसकी वजह ये है कि वो इंडिया को पाकिस्तान के थ्रू जो है काउंटर करना चाहता है। जैसे ईरान जो है वो अपने टेररिस्ट संगठन जो उसके प्रॉक्सीज हैं उसके थ्रू जो है वो इजराइल को काउंटर करना चाहता है, वैसे ही पाकिस्तान को जो है चाइना हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके जो है वो हम काउंटर करना चाहता है। और इनके जैसे कैप्टन जयदेव साहब बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये 4 साल पहले की बात है जब ये जो चाइनीज नेवल वेसल जो हैं वो श्रीलंका के पोर्ट पे गई थी और वहाँ से उन्होंने सर्वेलेंस चालू किया था। देखिए, लड़ाई के माहौल में तो हमने भी सर्वेलेंस किया है और जो हमारे मददगार देश हैं उन्होंने भी हमें सैटेलाइट इमेजरी और इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की होगी। ये मतलब ये आपसी कम्युनिकेशन एक स्ट्रैटेजी होती है कि जहाँ पे जो है आपके साथ जो देश है वो आपको प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन और जो दुश्मन के साथ देश है वो उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है।
हाँ, ये है कि उन्होंने खुल के बता दिया, ये बहुत अच्छी बात है, पर वैसे पूरे दुनिया को पता था और हमको भी ये चीज़ पता है। अब आपका सवाल था कि इसके बारे में कि जो है चाइना खुल के सामने आ रहा है नहीं आ रहा है, तो चाइना जो है वो अभी तो खुल के नहीं आएगा, पर हमने इंडिया ने 2.5 फ्रंट की लड़ाई की तैयारी करके रखी हुई है कुछ सालों पहले जो है। 2.5। यस, ये हमने जो है ये सोचा हुआ था कि ऐसा टाइम आएगा जहां पे पाकिस्तान भी हमारे ऊपर अटैक करेगा और चाइना भी करेगा, और कुछ जो हमारे इंटरनल तत्व हैं, डिस्ट्रक्टिव तत्व हैं, जो स्लीपर सेल्स हैं, वो उनको एक्टिवेट करके जो है, तो वो भी इस लड़ाई में जो है इंटरनली इंडिया को डिस्टर्बेंस करके जो है वो जो दुश्मन है उसको फायदा पहुंचाए। अब एक और फ्रंट खुला हुआ है जब से वहां पे रजीम चेंज हुआ है बांग्लादेश में, तब से जो है चाइना ने अपना। ठीक है, मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं एक बार जयदीप जी को। बिल्कुल सही पॉइंट, मैं इसी पॉइंट पे आता। 2.5 की हमने बात करी है सर, बांग्लादेश को कैसे देखते हैं आप? बांग्लादेश को सिर्फ ऐसे ही देखा जा सकता है कि अभी बांग्लादेश टोटल डिसअरे में है, दिशाहीन है। इसलिए दिशाहीन कहूंगा कि जिस तरीके से, जिस बड़े फैनफेयर के साथ मिस्टर यूनुस को वहां पे लाया गया था, सेक्युलरिज्म की बात हुई थी, प्रोग्रेसिव होने की बात हुई थी, कोई भी एक परिवार और परिवारवाद और उससे आसपास जुड़ी हुई चीजें नहीं होगी, ये बात होगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई थी। इन सारे मानकों पे मिस्टर यूनुस का भी जो भी गवर्नमेंट रिजीम वहां पे चल रहा है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ह्यूमैनिटेरियन कई सारे मुद्दों पर भी दे हैव बीन फाउंड वांटिंग, उनकी कई सारी खामियां, उनके कई सारे लकूनास, गैप्स देखे गए हैं। तीसरी बात, पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई भी हो, वर्ल्ड अफेयर्स में चाहे कुछ भी चलता रहे, बट टाइम टेस्टेड उनका फ्रेंड इंडिया। सिर्फ उतना नहीं, उनका अस्तित्व में होना इज थैंकफुल टू इंडिया। उसके खिलाफ के राग आपने तक अगली खबर में बोला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट खबर है आज की इंटरनेशनल। जी हां, अब आपको बताते हैं कि इजराइल की तबाही कितनी हुई। ईरान का वार, इजराइल की अर्थव्यवस्था ध्वस्त, ईरान के हमले से हिल गया इजराइल। 9,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं, बिल्डिंग गिरी है, कारोबार खत्म हुआ है, $12 अरब का नुकसान हुआ है, जीडीपी को 1% का सीधा सीधा झटका लगा है। यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह था एक तूफान जो आया, बरसा और इजराइल की नींव तक हिला गया। इतिहास में ऐसा नुकसान कभी नहीं देखा गया, न जान का न जहान का। ईरान ने जब हमला बोला तो इजराइल को अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी तबाही सामने खड़ी होगी। मिसाइलें आसमान से बरसी और जमीन पर बिखर गईं। तस्वीरें तबाही की, चीखें राख और खामोशी की। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है इजराइल के टैक्स डायरेक्टर जनरल तक ने मान लिया है इतना बड़ा नुकसान इजराइल ने अपने इतिहास में कभी नहीं देखा। लगभग 9,000 लोगों को घर छोड़ना पड़ा, बिल्डिंगें जमींदोज हो गईं, कारोबार ध्वस्त हो गया, स्कूल, दुकानें, ऑफिस सब ठप हो गए। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही बची और जंग की आग हर कोने तक फैल गई। $3 अरब से ज्यादा सिर्फ इमारतों और कारोबारियों की भरपाई में लगेगा। और अगर बात करें पूरे युद्ध की लागत की तो आंकड़ा जा पहुंचा है $12 अरब का। जीडीपी को लगा है 1% का सीधे झटका, यानी $5.9 अरब की मार। इससे साफ है यह सिर्फ जंग नहीं थी, यह इजराइल की आर्थिक रीढ़ पर हमला था। और यह लड़ाई सिर्फ ईरान से नहीं थी। इजराइल, गाजा, लेबनान, हिजबुल्लाह हर मोर्चे पर घिरा हुआ है। हर मोर्चा खून मांग रहा है और हर जवाब महंगा साबित हो रहा है। हम सीधे अपने गेस्ट के पास चलेंगे, एक बार जयदेव जी के पास। जयदेव जी, लगभग $13 बिलियन का नुकसान इजराइल को, भरपाई कौन करेगा? पैकेज क्या अमेरिका देगा? अमेरिका देगा कि नहीं ये सवाल है। वो अमेरिका जो अब नाटो में अपना आधिपत्य रखने से भी शर कवे करने लगा है और कहता है कि हर देश को अपने डिफेंस बजट का 5% जो है वो देना पड़ेगा। जितना अमेरिका कंट्रीब्यूट करता है उतना करना पड़ेगा। अमेरिका यूक्रेन से भी ये कह चुका है कि हमने जितना भी आपको दिया था वो लोन था, वो आप वापस कैसे करने वाले हो, वो नहीं करोगे तो क्या होगा। ऐसी बात करने वाला अमेरिका
अब भरपाई करे या वहां पे रीबिल्ड करे। ट्रंप ये भी बोल चुके हैं कि इजराइल को हम रीबिल्ड करेंगे और बहुत ही ब्यूटीफाई करेंगे, अच्छा रहने लायक बनाएंगे। बट आई डाउट अभी के ट्रंप के इंटेंशंस और जिस स्केल की तबाही वहां हुई है, ये अभी भी मुझे एक डिस्टिंक्ट रियलिटी और बहुत ही कम स्कोप इसके हकीकत में तब्दील होने का लगता है। ठीक है, एक बार संजय खन्ना सर का खन्ना सर, अमेरिका ने कहा नाटो में कि साहब 2% से आप इंक्रीज करिए 5%, सीधा कहा साहब। एक तरफ मिडिल ईस्ट है, उसको काबू करना है, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ भी खड़े हैं, रशिया भी देख रहा है। लेकिन ये जो तबाही देशों में मच रही है, और मैं मानता हूं ये युद्ध पहले भी रुक सकता था, अमेरिका पहले भी रोक सकता था। ये जो बर्बादी इजराइल की हुई है अमेरिका के चक्कर में, क्या पैकेज अमेरिका देगा? देखिए, सबसे पहले तो अमेरिका खुद ही 90% जितने दुनिया में जंग हुए हैं उसकी जड़ अमेरिका है। और वो अमेरिका इसलिए करवा देता है क्योंकि उसको अपने जो आर्म्स हैं, एम्युनिशन है, वो इन देशों में जो है बेचना है। और वैसे ही ये जो 2% से 5% का बजट उसने बढ़ाया डिफेंस का, उसके अंदर जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो है यूएस। तो जब ये इनका डिफेंस बजट बढ़ रहा है तो किस लिए बढ़ रहा है कि भाई आप अपने डिफेंस को और सक्रिय करें और लेटेस्ट वेपनरी लेके आए। कहां से खरीदी जाएगी? सबसे बड़ा सप्लायर जैसे मैं बोला यूएस ही है। और यूरोपियन देश जो हैं वो ना चाइना के पास जाएंगे ना रशिया के पास जाएंगे, तो बचा अमेरिका। तो वो अमेरिका से ही जो है वो सब खरीदेंगे और इसका पूरा बेनिफिट अमेरिका उठाएगा। एज रिगार्ड्स हेल्पिंग इजराइल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अमेरिका कुछ करने वाला है, क्योंकि अमेरिका तो ये बोलेगा कि भाई ये जंग आपकी सीधी सीधी ईरान के साथ हुई है, हमने तो आके आपकी मदद की है, हम इस जंग में जुड़े नहीं है। अगर हम जुड़े नहीं है तो हम जो आपके देश में तबाही हुई है उसके लिए हम आपकी क्या मदद करें और क्यों करें? तो ये अमेरिका की जो है स्ट्रैटेजी रहेगी। अब आगे वैसे ट्रंप साहब का फिर वही है कि कुछ बोला नहीं जा सकता है। हम सब कले लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, पर ट्रंप साहब की ना लॉजिक होती है ना कुछ होती है। वो बस सुबह उठते हैं और एकदम से कोई स्टेटमेंट दे देंगे और उसके ऊपर जो है फिर चल पड़ेंगे, फिर शाम को चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका, मुझे एज ऑफ नाउ तो नहीं लग रहा है कि वो इजराइल की जितनी तबाही हुई है उसमें कुछ वो फंड या फाइनेंशियल असिस्टेंस दे के जो है उस देश को रीबिल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, एक बार जयदेव जी के पास। जयदेव जी, मैं मतलब कई सारे मैंने रिपोर्ट्स पढ़े, इजराइल के मंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए चैनल 12, चैनल 13 को, मैंने उसकी स्क्रिप्ट्स पढ़ी। उसमें साफ लिखा हुआ था कि इजराइल का टारगेट था ईरान के सबसे बड़े नेता खमेनी को निस्तो नाबूद करना, उन्हें जान से मारना। ये इजराइल का टारगेट था, हाँ, ऐसा इजराइल ने कहा था जी। एंड आई एम श्योर खन्ना सर से भी हम और बात कर सकते हैं, सर इसके ऊपर डिलिबरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। जिस तरीके से इस पूरे कन्फ्रंटेशन में इजराइल ने और अमेरिका ने दोनों ने अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स या अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो बोलने में, वो बताने में और वो रिएट्रेट करने में भी जो तब्दीलियां करी हैं, जो चेंजेस करे हैं, वो भी बहुत हुए हैं। तो आई वुड ओनली लिमिट माई सेल्फ, मैं सिर्फ इतना बोल के लिमिट अपने आप को करना चाहूंगा कि इजराइल ने ये कहा था, ये देखते हुए कि ये हो पाएगा या अपना कड़ा रुख दिखाने के लिए। बट जैसे ही लगता है कि उनके, मतलब इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, कि उनके बड़े भैया अमेरिका सीजफायर की बात करने लगे, तो इजराइल भी अपने ही खुद के बोले हुए मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाने में देरी नहीं करता है। ठीक बात। एक बार संजय सर पर, ये टारगेट अगर था तो क्या सीज फायर के बाद भी मोसाद इस पर काम करेगा? आप फिर से अपना प्रश्न दोहराएंगे? आपकी मैं कह रहा हूं, अगर इजराइल ने ये टारगेट सेट किया था, इजराइल का एक मंत्री बाकायदा पब्लिक फोरम्स पर, टेलीविजन पर इंटरव्यू देकर ये बात अगर कह रहा है, तो क्या ये मिशन आगे भी होगा? क्या ये मिशन मोसाद यही होगा, एलिमिनेट खमेनी?
देखिए, अल खमैनी का ईरान में जो वर्चस्व है वो मतलब उनको कोई ईरान में जो है ना नहीं कर सकता है, ना कुछ उनके खिलाफ बोल सकता है। मतलब इतने बड़े वो नेता हैं ईरान के। उससे पहले आयतुल्ला खमैनी के साथ भी यही था और अब अल खमैनी के साथ भी है। ईरान के लिए बहुत जरूरी है कि वहाँ रिजीम चेंज हो। अगर नहीं होगी तो अल खमैनी इतने सालों से जो है वो ये बोलते रहे कि ईरान को जो है। सर मैं आपको रोक रहा हूं, जरा इस पूरी खबर को विस्तार से भी बताए थे कि मामला क्या है। इजरायली रक्षा मंत्री का ये कबूलनामा है। खमेनी को मारना चाहता था इजराइल, 12 दिन की जंग में टारगेट था। ईरानी सर्वोच्च नेता, हम तैयार थे, बस मौका नहीं मिला। 3 चैनलों पर दिया मिशन खमेनी का खुलासा। क्या है खुलासा, ये आपको बताते हैं की के जरिए। ये कोई अफवाह नहीं है, ये इजराइल के रक्षा मंत्री का कबूलनामा है। 12 दिन तक चली भीषण जंग के दौरान इजराइल खमेनी की जान लेना चाहता था। जी हां, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनी को टारगेट किया गया था और अगर वो वक्त रहते छिप न जाते तो आज तस्वीर कुछ और होती। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काटजू ने खुद कबूला, हमने कोशिश की, हम तैयार थे, बस मौका नहीं मिला। 3 चैनलों पर काटजू ने एक राज खोला, मिशन खमेनी, इजराइल की सबसे गोपनीय योजना जो अधूरी रह गई। तो क्या अगली बार ये कोशिश पूरी होगी? क्या दुश्मन और अलर्ट हो जाएगा या फिर जंग अब सीधे लीडरशिप एलिमिनेशन के मोड में जा चुकी है? बाइट सुनाते हैं। מעריך שאם חמינאי היה עולה על הכוונת, הוא גם היה מסוכן. ניתק קשר גם המפקדים של המפקדים שהוחלפו אחרי אלה שסוכלו, ולכן זה לא היה ריאלי בסופו של דבר. הוא היה בן מוות כדי להשיג את מטרות המבצע, אבל זה לא יתאפשר בסיבוב הזה. אבל הייתי מציע לו להיות שאנן. מעריך שאם חמינאי היה עולה על הכוונת, הוא גם היה מסוכן. ניתק קשר גם המפקדים של המפקדים שהוחלפו אחרי אלה שסוכלו, ולכן זה לא היה ריאלי בסופו של דבר. הוא היה בן מוות כדי להשיג את מטרות המבצע, אבל זה לא יתאפשר בסיבוב הזה. אבל הייתי מציע לו להיות שאנן. מעריך שאם חמינאי היה עולה על הכוונת. ये इजराइल के मंत्री काटजू हैं, सीधे अपने पास। संजय सर, मैं क्योंकि जनता एक बार दर्शकों को दिखाना चाहता था, आप सुनिए, नेशनल टेलीविजन पर साफ इजराइल के मंत्री कह रहे हैं हमारा ये टारगेट था। मेरा सवाल ये तो टारगेट था, क्या अब ये टारगेट खत्म हो गया या फिर आगे कंटिन्यू नहीं करेगा? देखिए, ये तो सिर्फ अभी नहीं बोला गया है, ये अदरवाइज भी बोला गया है। किसी न किसी फोरम पे जो है इजराइल ने बोला है कि उनके सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्टिव्स थे इस लड़ाई के। एक तो उनका जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको तबाह करना, उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करना, और अल खमैनी को जो है उसको मारना। अब अल खमैनी कैसे बचे हैं कि इजराइल ने अमेरिका के कहने पे उनको छोड़ दिया या वो वाकई ही गुप्त रूप से जो है गायब हो गए थे। जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें इजराइल ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि लड़ाई जंग से पहले जो है ईरानियन पॉपुलेशन वो अल खमैनी के बिल्कुल खिलाफ हो गई थी और वहां पे आए दिन जो है नारेबाजी होती थी और स्ट्राइक्स होती थी अल खमैनी के खिलाफ। और ये भी सोचा जा रहा था कि शायद उनके जो IRGC के सर्वोच्च कमांडर्स हैं उनमें से कोई जो है वहां पे मिलिट्री को करके अल खमैनी को हटा के जो है वो बैठ सकते हैं। तो जयदीप जी, मैं बीच में रुक रहा हूं एक बार। जयदीप जी आप देखिए, जब ये 12 दिन थे तो 6वें 7वें दिन अल खमैनी ने अपने 3 वारिसों की भी घोषणा करी थी कि वो कौन 3 लोगों को जो लीड करेंगे। क्या खमैनी के पास भी ये इन्फो थी कि हाँ वो टारगेट पर है, इसीलिए 3 लोगों को आगे किया था, और जिन 3 लोगों को आगे किया था उसमें उनके बेटे शामिल नहीं थे? यस, ये बड़ा ही अच्छा एनालिसिस आपने किया और ये बताया, और ये बात भी है कि कौन कौन उनके एयर्स, उनके जो वारिस रहेंगे वो कौन रहेंगे। तो जनरली ये तब किया जाता है, यस आप यू आर करेक्ट इन एनालाइजिंग, कि उनको लगे कि कोई सक्सेशन प्लान बनाने की जरूरत है। अब ये भी हो सकता है कि ये डिकॉय के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो, डिसेप्शन कर रहे हो और भ्रमित करना चाह रहे हो, इसलिए कुछ और नाम दिए गए हो। बट यस, वेरी मच सो, मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है यहाँ पे हर इंसान दूसरे इंसान के ऊपर गश्त लगा रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, और जितना ही ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है उतना ही प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। ठीक है। तो हर चीज को हमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ
सही या गलत के मापदंड से देखते हुए देखना चाहिए, और उसका बेस्ट जज है समय, ठीक है, टाइम बताएगा। माफी के साथ रोक रहा हूं सर, आज वक्त इतने की इजाजत देता है। कैप्टन जयदेव जोशी और ब्रिगेडियर संजय खन्ना रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और समझाने की कोशिश करी आपको कि युद्ध खत्म नहीं हुआ, अभी जारी है, टारगेट्स अभी पूरे नहीं हुए, लोग लगे हुए हैं। अमेरिका क्या करेगा, एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है।